हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे बट 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ पा रहे थे और इस दौरान मुझे कुछ अर्जेंट काम था जिस कारण से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। स्टूडेंट, अभी आप लोगों को सबको पहले से पता लग चुका होगा, इन्फॉर्मेशन आ गई होगी आप सबके पास। जेईई मेन की डेट आ चुकी है और अब तैयार हो जाइए पूरे डेडिकेशन के साथ, फुल जोश के साथ, क्योंकि अगर कुछ करना है तो भाई मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के पॉसिबल नहीं है। मैं पहले कई बार बोला हुआ आप लोगों से कि जेईई मेन का पेपर इतना टफ नहीं है, वो जस्ट मेरी प्लानिंग होती है ताकि मैं बच्चों से उनको बूस्टअप करने का हमारा स्ट्रैटेजी होती है कि उनको तैयार करें कि वो कुछ कर गुजरें। मैं अभी ये मत सोचना डराने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ आप इतना लीनियंट मत होना। अब आपको मेहनत करनी होगी। ये जो टाइम बचा है यार, जम के मेहनत कर लो, तभी पेपर निकल पाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने कॉन्स्टेंटली मेहनत कर ली तो डेफिनेटली रिजल्ट जरूर मिलेगा। ये मेरा खासकर उन बच्चों से कहना है जिन बच्चों ने अभी 12th क्लास के एग्जाम दिए हैं। देखिए, उनके माइंड में कई बार एक क्वेश्चन रहता है, यार जो ड्रॉपर्स हैं, जिन बच्चों ने 1 साल की 2 साल की तैयारी कर रखी है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से तैयारी कर रखी है, हमारा उनके सामने नंबर कहां आएगा? ऐसा नहीं है स्टूडेंट, एक बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। आप लोगों ने बहुत अच्छी अगर प्लानिंग कर रखी है तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा और 100% आप लोगों का नंबर आएगा। वो प्लानिंग क्या है? तो मैं आप लोगों के लिए कुछ छोटी सी प्लानिंग लेके आया हूं कि कितने मार्क्स आने चाहिए, कौन सी कॉलेज आपको मिल सकती है, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर्स की कट ऑफ क्या रही है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे हम मार्क्स ला सकते हैं, कितना पढ़ें, कहां से पढ़ें। ऐसी कुछ छोटी सी प्लानिंग लेके मैं आप लोगों के लिए साथ आया हूं इस नई स्ट्रेटजी के साथ। क्योंकि अभी तक तो ये था कि भाई लॉकडाउन चल रहा था कोरोना वायरस के चलते, और जैसा कि सभी को प्रॉब्लम थी और बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो चुके थे। यार वो सोच रहे थे कब होगा एग्जाम, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, पढ़ने में मन ही नहीं लग रहा है। यार आप लोगों को तो पता है ना, स्टूडेंट पढ़ना तब शुरू करता है। मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चे तो पहले से प्लानिंग करके बैठे होते हैं, कुछ भी हो जाए यार मुझे तो नंबर लाना है, वो अपने सपने सजा के बैठे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक उनकी डेट शीट नहीं आती, फीलिंग ही नहीं आती। तो डेट शीट आ चुकी है, बस तैयारी पे जुट जाइए और अब बहुत अच्छी प्लानिंग कर लीजिए। 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 2 दिन, आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन अच्छे से प्लान करिए। अपनी सारी स्टेशनरी जितनी भी है उनको कलेक्ट कर लीजिए और अपने आप को बंद कर लीजिए कमरे में और डिसाइड कर लीजिए कि मुझे कुछ करना है। याद रखिएगा, ध्यान रखना स्टूडेंट, ये जो 2 महीने है, 2-2.5 महीने हैं, इनको बहुत अच्छे से यूज करना है और ये आपकी लाइफ सेट करने वाले हैं। वरना आपको फिर ड्रॉप करना पड़ेगा और ड्रॉप करने के बाद कोई जरूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो ड्रॉप करते हैं, ऐसा नहीं ड्रॉप करने के बाद सिलेक्शन हो ही जाता है, क्योंकि ड्रॉप करने के बाद बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने सपने सजा लिए होते हैं, भाई मैंने ड्रॉप किया है, 1 साल लगाया है, मुझे नंबर लाना ही लाना है। लेकिन 50% बच्चे ऐसे होते हैं जब वो सेम सिलेबस देखते हैं 11th-12th का, वो सोचते हैं ये तो मैंने पढ़ रखा है, ये मैं कर लूंगा, ये जब मैं बाद में प्रैक्टिस कर लूंगा, जब एग्जाम आएगा तब कर लूंगा। जो डेडिकेशन जब वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तब रहता है, उतना नहीं रह पाता जब ईयर का मिड आता है। और फिर एकदम से जोश आता है जब एग्जाम की डेट आ जाती है, तो फिर वही कंडीशन आ जाती है जो आज कंडीशन है। तो क्यों हम इस कंडीशन को एक साथ बाद लाएं? क्यों ना हम अभी से वो जोश लगा दें, वो दम लगा दें। तो क्या होंगी स्ट्रेटजी, देखते हैं। पहले हम एक नजर डाल लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे, क्या क्या कट ऑफ रही है। स्टूडेंट, आप लोगों को तो पता होगा 2018 या उससे पहले एग्जाम हमारा ऑफलाइन हुआ करता था, 19 से हमारा ऑनलाइन हुआ और उसमें अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए। उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई या क्या क्या कंडीशन, स्ट्रेटजी हमें बदलनी होगी। देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन की दोनों की स्ट्रेटजी थोड़ी चेंज होती है, क्योंकि हम लोग बचपन से ना ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं, तो एक गो थ्रू होते हैं उसके साथ। जब तक पेपर हमारे हाथ में नहीं होता ना, देखते नहीं है, फील नहीं आती है, तो इसीलिए आपको अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी बदलनी होगी और तरीके बदलने होंगे। क्या क्या है सिस्टम, जरा देखिएगा। तो मैंने एक छोटा सा सर्वे किया है, एनालिसिस किया मैंने, गूगल से सर्च मार के आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। तो देखिए, जैसे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं
तो मैंने यहां लिखा है ईयर वाइज, ईयर है ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी और एसटी कैटेगरी। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट 2019 की, तो 19 में जो जनरल वालों की कट ऑफ गई थी वो 100 गई थी, और ओबीसी वालों की 70, एससी वालों की 52 और एसटी वालों की 48। तो स्टूडेंट चाहे आप एससी हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, एसटी हैं, आप अपने आप को प्रिपरेशन जब कर रहे हो ना, तो जनरल की तरह वेव करना है आपको, क्योंकि जनरल वालों में आप में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं यहां कोई कैटेगरी पे अटैक नहीं कर रहा हूं, बट मैं बता रहा हूं आप लोगों ने बस अपना टारगेट सेट करना है, और जनरल की नहीं, हमें अपनी कॉलेज को लेकर टारगेट सेट करना है कि मुझे सीट चाहिए, मुझे एडमिशन चाहिए। तो ये प्लानिंग करनी है। आप ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि भाई मैं तो एसटी कैटेगरी में आता हूं, तो मेरा तो 48 कट ऑफ गई थी, तो मैं तो उसी को टारगेट लेके चलूंगा। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए, ये तो जस्ट मैंने एक आइडिया दिया है कि कितनी कट ऑफ जाती है। तो स्टूडेंट देखिएगा 2017 की अगर हम बात करें तो जनरल की 81 गई थी। देखिए 16 में ही कट ऑफ थोड़ी 100 तक गई थी, बड़ी थी जनरल की, बट जैसे कई बार क्या होता है, ये कट ऑफ भी डिपेंड करती है एग्जाम के लेवल पे। एग्जाम कई बार डिफिकल्टी लेवल उसका अगर अप हो जाता है तो आपको पता ही होगा, जब डिफिकल्टी लेवल अप हो जाएगा तो कट ऑफ डेफिनेटली कम हो जाएगी। अगर पेपर इजी आएगा तो कट ऑफ बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे बढ़ जाते हैं जिनका। जब पेपर इजी होगा तो वो आपके लिए भी इजी होगा, और जो बाकी स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी इजी होगा। तो बस ये डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है, तो वो उसके बाद से देखा गया है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि पेपर बहुत टफ आता है, टफ नहीं होता है, बट इतना इजी भी नहीं होता है कि हम इसको डायरेक्टली बोलें कि भाई खाली एनसीईआरटी पढ़ने से, जैसे कई बार स्टूडेंट सोचते हैं यार जेईई मेन तो एनसीईआरटी के बेस पे निकल जाता है। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। एनसीईआरटी बेस प्रॉब्लम होती हैं, बट उसमें बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, स्ट्रैटेजी होती हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हम एनसीईआरटी में नहीं पढ़ पाते हैं। मिक्स प्रॉब्लम आ जाती हैं जिनकी हमें हैबिट नहीं होती है, जैसे पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को लेके मिक्स क्वेश्चन बन जाता है, तो उस टाइप के हमें उसके लिए भी तैयारी करनी होगी। तो अभी पहले हम देख लेते हैं कट ऑफ। और 17 की हमने ये बताया। 18 की बात करें तो और गिर गई थी कट ऑफ, जनरल की 74 गई थी, और ये हमारा 18 में पेपर थोड़ा सा टफ माना गया था, बट जो कट ऑफ थी वो जनरल की 74 थी, देख रहे हैं आप, कट ऑफ गिर गई थी। एंड उसके बाद ओबीसी की हमारी 45 थी, एससी की हमारी 29 थी, और एसटी की केवल 24, यानी 6 क्वेश्चन भी पीसीएम मिला के 6 क्वेश्चन थे, तो आप कट ऑफ क्वालिफाई कर रहे थे। मतलब अगर 6 क्वेश्चन भी आपके करेक्ट थे, दो मैथ्स के हो जाएं, 2 फिजिक्स के और 2 केमिस्ट्री के। यहां ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको नेगेटिव नहीं करना है, कोशिश करना है आपको जो क्वेश्चन 100% आता है तभी उस पर कॉन्फिडेंट के साथ टिक लगाना है। नेगेटिव करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले अपने आप को सेफ जोन में लाने की कोशिश करनी है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि मैं सेफ जोन में नहीं जा पा रहा हूं, यार तुम्हें लगता है कि मेरा तो कट ऑफ में आएगा ही नंबर, फिर तो गेम खेल लेना चाहिए यार। मैं ध्यान रखिएगा, मैं उनको ये सलाह नहीं दे रहा हूं, फिर गेम खेल सकते हो आप, वो आपकी अपनी स्ट्रेटजी होगी कैसे करना है। सबको ए पे लगा के आना है, सबको बी पे लगाना है, या ऑल्टरनेटिव या अक्कड़ बक्कड़ जो भी करना है, ये तब करना है जब आपको लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम स्ट्रेटजी लेके आए हैं कि भाई हमें पढ़ना है, तो ये तो सोचना ही नहीं। चलिए, तो खासकर ये उन बच्चों के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं जिन बच्चों ने अभी 12th का एग्जाम दिया है। जो बच्चे ये बहुत डरे होते हैं कि भाई हमारा नंबर नहीं आएगा, ये मैं वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूं, क्योंकि जिन्होंने ड्रॉप कर रखा है और प्रैक्टिस कर रखी है, और ड्रॉप करने के बाद भी अगर जिन बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं तो ये वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, मैं उनको ये सलाह दूंगा कि वो और एडवांस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करिए, और जो टॉपिक आपके वीक है उन पे अच्छे से वर्क करिएगा, ताकि उसका क्वेश्चन ना छूट पाए। आपने उसको और इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। तो देखिएगा, ऐसे फिर हम बात करें 19 की। देखिए 19 से, जैसे मैंने कहा आप लोगों से, 19 से हमारा ऑनलाइन हमारी क्लास, ऑनलाइन एग्जाम शुरू हो गया था। उसमें हमारी अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो जैसे 19 की अगर बात करें तो यहां से एक कैटेगरी और आई थी, WES। उसके बाद उसमें देखो जनरल कैटेगरी के साथ ये आ गई थी, WS वाली कैटेगरी आ गई थी, और ओबीसी, एससी और एसटी आ गया था। तो बच्चे इसमें हमारा जो कट ऑफ गई थी 89, 74, 54 और 44। जो 2020 की बात करें, देखो मैंने कहा अभी जो हमारा 19 में पेपर था वो हमारा ऑनलाइन एग्जाम था। उसमें पेपर जो था आपका 360 मार्क्स का था स्टूडेंट। 19 की मैं बात कर रहा हूं, और यहां डिफरेंट डेट में पेपर हुआ था। कई बार ये भी प्रॉब्लम आई थी, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई कंप्लेन करते हैं स्टूडेंट कि भाई
मेरी शिफ्ट में तो पेपर बड़ा टफ आया था, पहले वाली शिफ्ट में इजी आ गया था, तो इसको देखते हुए नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए। वो नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जो रैंक देते हैं ना वो उसी के अकॉर्डिंग, जो हमारा कट ऑफ निकालते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। जो मार्किंग स्कीम होती है उसको नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब कि अगर आपका कोई पेपर उनके अकॉर्डिंग डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू फर्स्ट शिफ्ट, तो ये नॉर्मलाइजेशन कर देते हैं और उनका अपनी एक अलग से स्ट्रेटजी होती है जिसके चलते, ताकि बच्चों का उसमें लॉस ना हो। जिनका पेपर टफ था उनको उसका बेनिफिट मिलता है और जिनका इजी है थोड़ा उनका डिडक्ट हो जाता है। ओवरऑल वो फिर उसके बाद उसकी कट ऑफ निकालते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट लेके आया। 2020 की बात करें, यहां पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ। पेपर तो ऑनलाइन ही हुआ, बट अब यहां क्वेश्चन आ गए 25 इसका मतलब पेपर अब टोटल 25 मैथ्स के, 25 फिजिक्स के और 25 केमिस्ट्री के क्वेश्चन आने लगे। यानी अब पेपर आपका हो गया 75 क्वेश्चन का, और एक क्वेश्चन आपका होता था 4 मार्क्स का। तो इस तरह से बनने लगा ये 300 का पेपर आया। तो 300 का जो पेपर आया स्टूडेंट, इसमें जो 25 क्वेश्चन थे, 25 में से 20 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू होते हैं और 5 क्वेश्चन हमारे न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हमें सॉल्व करना होता है। सबसे बड़ी बात, उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जो 20 होंगे उसकी हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप लोगों को इस एंगल से भी प्रिपेयर करना होगा। ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को भी, ट्रिक्स भी तैयार करनी है, और जो हमारे न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, उनके लिए भी तैयारी करके रखनी होगी। तो इस टाइप का पैटर्न हो गया है। तो यानी देखो, डेफिनेटली यार सीधी सी बात है, जब ये मार्क्स कम हुए हैं तो कट ऑफ पे भी कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। सीधे सीधे 60 नंबर आपके चले गए हैं तो कट ऑफ ही क्या हो जाएगी, थोड़ी डाउन जाएगी। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो कट ऑफ के हैं चांसेस, वो अगर हम बात करते हैं जनरल की, तो 75 और 80 के बिटवीन आ सकती है जो कट ऑफ है। तो और जो हमारी ओबीसी है, मैं परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मार्क्स की बात कर रहा हूं, कट ऑफ की बात कर रहा हूं। अगर हम ओबीसी की बात करें तो 60 से 65 के बिटवीन वेरी करेगी, और एससी की बात करें तो 45 और 50 की बीच में होगी, और एसटी के लिए बात करें तो 40 to 45 ये इसके वेरी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नॉर्मलाइजेशन होता है अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल। उसके बाद हम बात करें अगर कॉलेज की, भाई देखिए टोटल एनआईटी की बात करें, क्योंकि जेईई मेन की बेस पे जैसे हमारा एनआईटी या ट्रिपल आईटी में एडमिशन की बात करते हैं हम, तो एनआईटी की अगर हम बात करें तो टोटल हमारी 31 एनआईटी है स्टूडेंट, जिसमें से टॉप 10 की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कितने मार्क्स लाने होंगे। देखिए ये तो हमारी थी कट ऑफ स्टूडेंट। अगर हम ये सोचें कि कट ऑफ बाउंड्री पे जाके हमारा कहीं एनआईटी में नंबर आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको फिर स्ट्रेटजी में थोड़ा चेंज करना होगा। ये तो आपको आइडिया लगता है कट ऑफ से कि यहां इतने मार्क्स तो मुझे लाने ही हैं, इतने मार्क्स तो मुझे कट ऑफ, तो ये तो मेरा मिनिमम लेवल है। जैसे हम 12th क्लास की बात करते हैं तो 33 मार्क्स तो हमारे पासिंग मार्क्स हैं, 33 तो हमें लाने ही है। क्या आप 33 को टारगेट लेके वर्क करते हैं? नहीं, आप लोगों ने सपने बनाए होते हैं मुझे 90 अबव लाने हैं, कुछ सोचता है मेरी 80 अबव तो आ ही जाए, कुछ लोग सोचते हैं डिस्टिंक्शन तो आ ही जाए 75, कुछ लोग सोचते हैं कि 50 अबव तो आ ही जाए। तो ऐसे जो प्लानिंग करते हैं ना, तो बस उसी की मैं बात कर रहा हूं अभी। आप 33 तो नहीं सोचते ना, तो ऐसे ही ये तो हमारी कट ऑफ की बात थी, हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर हम कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, एनआईटीज की मैं बात करूं खासकर, तो अगर आपके मार्क्स 130 और 140 के बिटवीन आते हैं, देखिए जैसा कि मैंने कहा कट ऑफ के चांसेस इतने हैं, तो अगर इसके बीच में आते हैं तो आपका एनआईटी में चांस बनता है, बट लास्ट वाले एनआईटीज में, स्टार्टिंग नीचे से बोल रहा हूं, टॉप 10 की बात नहीं कर रहा हूं, नीचे से लास्ट वाले एनआईटीज में आपके चांसेस बनते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है आपको अकॉर्डिंग टू आपके अकॉर्डिंग आपका कॉलेज भी वही मिल जाए और आपके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड भी वही मिल जाए, बट चांसेस हैं, मतलब एडमिशन मिल सकता है आपको, तो परेशान मत होइएगा। लेकिन चांसेस हैं आपको डीटीयू वगैरह में, जैसे 40 तक पहुंचेंगे तो डीटीयू वगैरह में भी एडमिशन मिल सकता है। बट आप कहें कि भाई कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा या अच्छे से ट्रेड मिल जाएंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ट्रेड के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। अगर ट्रेड भी आपको चाहिए, कॉलेज भी आपके अकॉर्डिंग चाहिए, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स अच्छे लाने होंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, आप अगर मार्क्स लाते हैं 140 से 160 के बिटवीन, तो चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं, अच्छी एनआईटी आपको मिल सकती है। जो 10 टॉप 3 में तो देखिए सोचना अभी इसमें पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, 10 से नीचे तक भी 20 to 10 तक मिल सकता है, 10 के ऊपर भी मिल सकता है, बट बहुत अच्छी ट्रेड नहीं मिल पाएंगी। बट हाँ,
ये श्योर हो जाएगा कि आपका एडमिशन हो जाएगा, डीटी वगैरह में भी एक अच्छी ट्रेड भी मिल सकती है। तो देखिएगा, लेकिन अगर आप ले आते हैं इसके बिटवीन 160 to 180 या 180 प्लस 185 इस टाइप के, तो फिर 100% चांस हो जाएंगे कि आपका अच्छी कॉलेज में एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। लेकिन बिल्कुल हम टॉप 10 की बात करें तो टॉप 3 की बात करूं, टॉप 3 में तो साथ नहीं मिल पाएगा। उसका रीजन एक और है। देखिए स्टूडेंट, यहां चांसेस अच्छी यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में भी आने के चांस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि यहां जो बच्चे इस रेंज में लाइक करते हैं उसमें से जब ये रेंज आ जाती है उसमें से 90% बच्चे टारगेट बना लेते हैं कि मुझे अब तो एडवांस में जाना है, आईआईटी में ही लेना है, मुझे आईआईटी में ही जाना है। तो वो यहां से क्विट कर जाते हैं, वो एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं। अगर नहीं भी आता तो सोचते हैं नहीं, चाहे मुझे एक साल ड्रॉप करनी पड़े, मैं आईआईटी ही लूंगा, मतलब वो यहां से सीट ड्रॉप कर देते हैं। या फिर हम बात करें 200 प्लस वाले, वो तो श्योर आईआईटी में ही प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए भी बहुत कम स्टूडेंट यहां तक पहुंच पाते हैं, तो वो आईआईटी की तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन मैंने बोला ना, टॉप 3 में आपके अकॉर्डिंग ट्रेड चांसेस कम क्यों हैं। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कि जो बच्चे, मैंने कहा ना, यहां से मोस्टली बच्चे आईआईटी में मूव कर जाते हैं, वो एडवांस तो क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन अच्छी आईआईटी उनको नहीं मिल पाती, अच्छा ट्रेड नहीं, जिस आईआईटी में वो जाना चाहते हैं वहां ट्रेड नहीं मिल पाता। उनको लगता है यार इससे अच्छा तो जो एनआईटी है ना, टॉप 3 एनआईटी है, तो उसकी जो पैकेज है, उसकी जो प्लेसमेंट है एज कंपेयर टू लो, एक छोटे ट्रेड में, एक छोटे आईआईटी की बात करें उससे कंपेरिजन में एनआईटी बेस्ट होता है, तो वो लोग एनआईटी में भी मूव कर जाते हैं, आईआईटी छोड़ देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि यहां भी हम टॉप 3 की बात करें तो टॉप 3 में अगर टॉप ब्रांच की बात करें तो कई बार उसमें भी रिस्क रहता है, इतने मार्क्स लाने के बाद भी, यानी 180 प्लस मार्क्स लाने के बाद भी। तो इसका मतलब आपको अपने आप को श्योर एनआईटी में कंफर्म लाइक कराना है तो आपको इस रेंज में रहना होगा, और आप अपने ट्रेड भी अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं और अच्छी कॉलेज भी चाहते हैं तो आपको 160 to 180 के बिटवीन रहना होगा, यही कहिए 180 प्लस में रहना होगा। तो आपने जो स्ट्रेटजी बनानी है, देखिए मैं ये सभी के लिए बात कर रहा हूं, अगर आपने यही जो ओबीसी वाले बच्चे हैं या एसटी वाले बच्चे हैं वो भी अगर इस कैटेगरी में आ जाते हैं तो डेफिनेटली उनका नंबर आ ही जाएगा। तो इसलिए आपको अच्छे से अब जो स्ट्रेटजी बनानी है वो आपको, मैं तो ये सलाह दूंगा, आपको इन सबको भी छोड़ना है, कट ऑफ को छोड़ना ही है, आपको 180 प्लस के लिए वर्क करना है। यानी अब हम बात करते हैं 180 प्लस के, 180 प्लस की मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, जेईई मेन के लिए। तो जेईई मेन की बात करेंगे तो जेईई मेन में हमारा जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, देखिए 180 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो 180 प्लस लाने के लिए, मिनिमम 180 लाने के लिए आपको 15 क्वेश्चन तो तैयार करने ही होंगे, 15 फिजिक्स में, 15 केमिस्ट्री और 15 मैथ्स में। अगर आप 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इस तरह से आपके बनते हैं टोटल 45 क्वेश्चन और 4 मार्क्स ईच होता है, तो इस तरह से बन जाएगा आपका 180 मार्क्स, यानी 180 मार्क्स आपके आ जाते हैं। अब बात करते हैं जो 15 क्वेश्चन है ना, ये 15 तो 15 मतलब 15 तो 15, एक भी क्वेश्चन यहां से नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आपको पीछे से सपोर्ट भी चाहिए कि अगर बाई चांस मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है उस 15 में से मेरा कोई क्वेश्चन छूटता है तो उसके साथ मुझे बैकअप भी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन मेरा। और दूसरी बात, ये 15 के लिए आपको ये जो टाइम मिला है आप लोगों को, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और कितना टाइम चाहिए, तो मैं सलाह दूंगा आप लोगों को कि कहीं से कुछ हेल्प ले लीजिए। हेल्प का मतलब कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। बट जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, अब लॉकडाउन में कुछ बच्चे सोचते हैं भाई हम लाइव क्लास तो ले नहीं सकते, तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रखी हैं, तो आप उनसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई हेल्प चाहिए या क्लासेस से रिगार्डेड कुछ बात करनी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर मैंने ऑलरेडी दे चुका हूं बच्चों को, वैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको कॉल करके बता दूंगा या मैसेज करके जो भी कन्वीनियंट हो पाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो स्टूडेंट, मैं सलाह दूंगा उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी 12th का एग्जाम दिए हैं, ये माइंड से निकाल दीजिए यार सिलेक्शन नहीं होगा, 100% होगा। मैंने कहा ना ये स्ट्रेटजी, अब वो प्लानिंग क्या हो 180 लाने की, मैंने कहा 15। अब ये 15 क्वेश्चन कैसे आएंगे, हर सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चन, तो ये मैंने उसी के लिए बोला। अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, कैसे तैयारी करें, क्या करना है, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसको आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा और कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो देखिए चलिए अभी मैं कुछ और आप लोगों को बता देता हूं। पहले हम बात करते हैं इस 15 क्वेश्चन की। देखिए ये स्ट्रेटजी आपकी सारे सब्जेक्ट में वर्क करेगी। अब
है क्या स्ट्रेटजी? पहले तो ये डिसाइड करिए वो 15 क्वेश्चन कौन से टॉपिक के मैं तैयार करूं जो मुझे अच्छे लगते हैं और जो मैं इजीली कर सकता हूं। उस 15 क्वेश्चन पे कैसे अटैक करें, तो 15 क्वेश्चन में से फिर डिसाइड करिए कि भाई हमने पहले तो मैंने कहा ना आपसे, आज का दिन है, कल का दिन है, चाहे तो एक दिन और लगा लीजिए, एक अच्छी तैयारी करके उतरिए यार। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे ना, एक प्लान नहीं होगा ना आपके पास, तो फिर आप डेफिनेटली पेपर नहीं निकाल पाएंगे। तो बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत है। अगर आप प्लानिंग नहीं कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने बार बार बोल रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, अभी कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल कई बार मैं पिक नहीं कर पाता हूं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देखिएगा अब प्लानिंग क्या होगी, वो 15 क्वेश्चन हमने पहले स्ट्रेटजी बनानी है, वो 15 क्वेश्चन कौन से होंगे, और 15 क्वेश्चन करने हैं तो आपको कम से कम 18 और 20 क्वेश्चन की स्ट्रेटजी बनानी होगी। बट पक्का करने हैं तो 15 तो ऐसे हो, श्योर छूटेगा नहीं, रिस्क ही नहीं होना चाहिए। अब उसमें क्या करना है, आपको पूरा थ्योरी पे फोकस करना होगा पहले तो। सपोज फॉर एग्जांपल हम बात करें मैथमेटिक्स की, मैं बात करता हूं, मैथमेटिक्स में अगर कोई भी चैप्टर ले रहे हैं तो थियोरेटिकली पूरा कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करिए, उसकी सारी ट्रिक्स आपको पता होना चाहिए, कितने फॉर्मूले हैं उस चैप्टर के अंदर, वो सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए। फिर उसको कितनी कैटेगराइज उसको डिवाइड कर लीजिए कि कितनी टाइप की प्रॉब्लम बन सकती हैं, तो उसको कैटेगराइज करना है डिफरेंट टाइप में, और हर टाइप के कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल वाला भी आना चाहिए, और ट्रिक की वजह से भी। तो आपको सारे फॉर्मूले पहले अच्छे से तैयार करने होंगे, यानी थ्योरी वाले पार्ट पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद ईच एंड एवरी टाइप के, जो मैंने बोला ना अभी, कैटेगराइज करिए, हर टाइप के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन करके देखने हैं। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है, हमने क्वेश्चन सीख तो लिया बट हम वहां नहीं कर पाते हैं, अटक जाते हैं। उसका रीजन यही होता है क्योंकि हमने लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं की है। हाथ चलाना है यार, तो प्रैक्टिस करनी होगी आपको, ईच एंड एवरी टाइप सारे कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करनी होगी। और जब हम थ्योरी पूरा हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हर टाइप की जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उनको कैटेगराइज किया है, उसके अकॉर्डिंग उन पे कितने कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हमने प्रैक्टिस कर लिया है। जब वो हमारी प्रैक्टिस हो जाए तो आप लोगों ने प्रीवियस ईयर, बहुत ज्यादा नहीं भी कर सकते हैं तो 10 साल के क्वेश्चन तो आपको करने ही होंगे। जब आपके 10 साल के क्वेश्चन हो जाएंगे तो यकीन मानिए फिर आप पे स्टैंप लगने के चांसेस पूरे पूरे बन जाते हैं कि कौन ये क्वेश्चन हमारा श्योर हो पाएगा, हम इसको कर पाएंगे। तो यही प्लानिंग सारे सब्जेक्ट में करनी है। तो देखिए कई बार ऐसा देखा जाता है केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा इजी आता है एज कंपेयर टू मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैथ्स और फिजिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा इजी आता है। तो ऐसा भी हो सकता है 15 और यहां से 20 हो जाएं, और अगर ऐसा हो गया तो 20 + 15 रहती 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। 50 × 4 तो ये आ जाएगा आपका 200 क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब आपकी सीट पक्की हो गई। ये मैं 12th पास वाले बच्चों की बात कर रहा हूं, आपको कोई ड्रॉप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और एक अच्छा एनआईटी आपको मिल जाएगा, आपकी चॉइस का ट्रेड आपको मिल जाएगा और वहां से आपकी लाइफ सेट हो सकती है। तो बच्चे आपको बस इस पे वर्क करना है। अब इसके लिए करें क्या, देखिए आपको जो मैंने बोला अभी कि ये जो बात करना, थ्योरी वाली बात करी और ईच एंड एवरी टॉपिक कैटेगराइज करना, इस पे देखिए आप 15 क्वेश्चन पहले से डिसाइड कर चुके हैं कौन सा करना है, तो आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे इस पे लगाने होंगे। 2 आवर थ्योरी और इस टाइप प्रॉब्लम, 1.5-2 घंटे बैठना है। एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये तो लगाना है इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, क्योंकि अगर किसी टॉपिक पे आपके अगर 2 घंटे लग गए हैं तो कुछ टॉपिक ऐसे भी तो होंगे जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, जो पढ़ रखे हैं उनको दोबारा भी रिवाइज करना है। हो सकता है जल्दी हो जाए, आपका 1 घंटे में तैयार हो जाए, तो वहां से 1 घंटा बचेगा आपका, तो नेक्स्ट उसमें हमने जो इसमें टाइम एक्स्ट्रा लगेगा वो वहां कवर करना है। उसके बाद कम से कम 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करनी है। 1 आवर इसके हो गया तो 2 यानी 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट को। यार ये 3 घंटे अभी ऐसा लग रहा होगा बहुत ज्यादा हो गया है, ये एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, फिर 3 घंटे आपको दूसरे सब्जेक्ट को और 3 घंटे आपको कम से कम 9 घंटे की स्टडी चाहिए अब तुम्हें। अब वो चाहे टीचर के साथ करो, टीचर को मिला के करो या सेल्फ स्टडी करो, कुछ मिला के कम से कम 8 से 9 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये 8-9 घंटे केवल 2 महीने की बात कर रहा हूँ यार, ना आपको स्कूल जाना है ना इंस्टीट्यूट जाना है, घर में रहना है। और आपको घर में रहेंगे, एक तो सेफ रहेंगे, कोरोना से भी बचेंगे और साथ साथ अपनी लाइफ को सेट कर लेंगे। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि अब तो आपके पास टारगेट भी है, एक डेट भी आ चुकी है, तो अब तो आपको खुद से मोटिवेट होना चाहिए और इस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। अब मैंने कुछ थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश की है मैथ्स पे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में अगर हम बात करें,
जो 15 क्वेश्चन की स्ट्रेटजी बनाई है। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैथ्स में आपको बहुत टफ लगते हैं या जिनका क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आता है जेईई या आईआईटी में, मैंने उनको अवॉइड मारने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने उस पर अटैक करने की कोशिश की है जिसको आप कवर कर सकते हैं इजीली। जैसे अगर हम बात करें, पहले 12th क्लास के मैथ्स की बात करता हूं मैं। 12th में मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बहुत इजी क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा। इसके क्वेश्चन बहुत इजी बनता रहा है, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है, अच्छे से तैयार कर लेना इसका। तो इसमें से हमेशा 2 क्वेश्चन लगभग आते रहे हैं। अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन और एओडी, भाई डिफरेंशिएशन की बात करूंगा तो डिफरेंशिएशन में हमारा आता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, तो लिमिट से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये दोनों मिला के हम एओडी की बात करें और डिफरेंशिएशन की बात करें तो यहां से 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके। और उसके बाद हम बात करें इंटीग्रेशन से, तो हम अभी एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। 100% क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है हर साल। डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से भी कई बार से देखा गया है, कभी एक क्वेश्चन कभी 2 क्वेश्चन, यहां से भी क्वेश्चन कंफर्म 100% आता है। वेक्टर से एक क्वेश्चन आता है और 3D से भी अभी तक कई पेपरों में देखे गए हैं 2-2 क्वेश्चन आ गए हैं। बट मैं ऐसा मान के चलता हूं कि हर एक से एक एक क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं। तो एक एक क्वेश्चन अगर आएगा बच्चे तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गए। अब मैं मान के चलता हूं कि 2 क्वेश्चन हमारे और हो गए। जैसे मैंने इसमें बोला 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, मान के चलते हैं यहां से भी नहीं आया, यहां से 2 क्वेश्चन बोला, यहां से आ जाते हैं, यहां से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार यहां से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, हम उनको नहीं मानते हैं। 7 क्वेश्चन ये हो गए हैं, और मैं मानता हूं ओवरऑल दोनों में मिला के 2 क्वेश्चन हमारे और बन गए। यानी कुल मिला के अगर हम ये तैयार कर लेते हैं तो यहां से आपके 9 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं स्टूडेंट। और जबकि ये टॉपिक ऐसे टॉपिक हैं जो आप लोगों ने ऑलरेडी पहले से पढ़े होंगे, अभी रिसेंटली तैयार कर रखे होंगे। अब आ जाते हैं हम 11th क्लास में। 11th में बहुत सारे टॉपिक हैं वैसे तो, पर मैं लिमिटेड बात कर रहा हूं कुछ। जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, इसका क्वेश्चन हर साल आता है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपने 2 घंटे भी दे दिए ना इस चैप्टर को तो आपका क्वेश्चन कंफर्म तैयार हो जाएगा, एक क्वेश्चन। ये कई बार सीक्वेंस सीरीज की बात करें, जैसे लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन आ गए थे, हम उसमें से एक ही कंसीडर करेंगे, तो सीक्वेंस सीरीज से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आता। यहां से हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा, एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर से हो जाएगा। और ये जो 2 टॉपिक है स्टूडेंट, एक स्टैटिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग, बहुत ईजी है, 2 घंटे में विद 10 ईयर कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। और स्टैटिक्स यहां से आप 10 साल छोड़िए, 15 साल 20 साल कभी पेपर देखिए, हर साल एक एक क्वेश्चन आता है। तो कुल मिला के देखें तो ये हमारे 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहां से हो गए हैं। उसके बाद हम बात आते हैं सीधे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। स्टूडेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें, कोऑर्डिनेट में 2D की बात कर रहा हूं मैं, तो 2D में आता है कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। यहां से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। बट देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको घबराना नहीं है। आपने केवल एक तो कार्टेशियन सिस्टम पे फोकस करना है, स्ट्रेट लाइन और सर्कल, क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां से इन 3 को पढ़ना है। ये जो 3 है, ऐसे कई बार तो इससे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, तो यहां से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बट कोशिश करिएगा पहले ये 3 तैयार कर लें, तो 3 क्वेश्चन यहां से अगर तैयार हो जाएंगे तो फिर अब हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, 5 ये और 3 ये, यानी 8 क्वेश्चन हो गए। मैंने अभी इन तीनों को भी छोड़ दिया है, 8 ये 9 ये हो गए हमारे 17 क्वेश्चन। बट हमें चाहिए कितने, 15 क्वेश्चन, यानी हमारा यहां से डेफिनेटली स्टैंप लग सकती है। और अभी तो मैंने प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया है, सेट रिलेशन फंक्शन छोड़ दिया है, तो कई बार वहां से भी क्वेश्चन बहुत ईजी आ जाता है। डायरेक्टली पीएनसी छोड़ दिया है, तो प्रोबेबिलिटी से कई बार देखा जा रहा है पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन बहुत इजी आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। जो आपने 12th में पढ़ा है या 11th में पढ़ा है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, बट हम उसको अवॉइड मार रहे हैं अभी। और यहां से भी जैसे 17 हुए हैं, 2 क्वेश्चन और भी गए, हमारा तो टारगेट 15 क्वेश्चन का है ना स्टूडेंट। और अगर 15 क्वेश्चन मैथ्स में आ गए तो डेफिनेटली आपका फिजिक्स में भी ऐसा ही होगा और केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छे मार्क्स होंगे। तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। मैं फिर बोलूंगा, आप कहीं भी किसी के भी सहारा लीजिए, किसी के साथ मिल जाइए, किसी का भी कोई भी क्रैश कोर्स ले लीजिए भाई, ऑनलाइन ही सही। एक टाइमिंग तो होगी, एक प्लानिंग तो होगी, तो एक मैं यही सलाह दूंगा, ये टाइम मत जाने दो यार। बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं लगता है, ये सारा पैसा अगर 1 साल पहले आपकी जॉब लग गई, 1 साल पहले आप सेलेक्ट हो गए, 1 साल बच गया आपका, सबसे बड़ी बात, उससे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकते हो। और जो लोग आपको सलाह देते हैं कि इस क्रैश कोर्स में सीट नहीं निकलेगी, वो गलत है। आप देखिए ना, अपना माइंड लगाइए, क्यों नहीं निकलेगी सीट यार। अभी बताया ना मैंने कि अगर आपने प्लानिंग कर ली तो एक बार सोचिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए।